हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो लेके आए हैं। किसके लिए? टेस्ट सीरीज के लिए। आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, कितना लगाना है, कैसे एनालिसिस करना है, इस वीडियो हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस कितना होता है यूपीएससी के लिए, आपको कितना टेस्ट देना है, तीसरा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अब इसमें हो सकता है हमको ज़्यादा टाइम लगे, इन दोनों चीज़ों को मैं 2 या 3 मिनट में आपको समझा दूंगा। इसको ओवरऑल लास्ट में मैं समझाऊंगा आपका इफेक्ट क्या पड़ेगा रिजल्ट पर। आपका नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, या पॉजिटिव या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा एग्जाम पर, यूपीएससी पर। देखिए, मैं सीधा सा बात करूं, टेस्ट सीरीज एक सकरा रास्ता है जिस पर यूपीएससी के अभ्यर्थियों को चल के जाना होता है, सीधा सा। लेकिन इसमें चीज क्या है, अगर हम सही तरीके से इस पर चलकर नहीं गए तो हम गिर सकते हैं आसपास। अगर सही तरीके से चल के गए तो प्रीलिम्स में 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। यानी ये इतनी ताकत रखती है कि आपको फेल भी करवा सकती है, आपको पास भी करवा सकती है। तो सीधा सा बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, अपने कोर्स के सीधा शुरुआत करते हैं अपनी क्लास के। सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो ही जुड़े रहे लास्ट तक। सिर्फ हिंदी मीडियम में सबसे बेस्ट कंटेंट और बेस्ट मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि इंपोर्टेंस क्या होते हैं। इंपोर्टेंस अगर मैं सीधी 2 या 3 मिनट में आपको बताऊं तो सीधा सा ये है कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ लास्ट 2 या 3 साल से जुड़े हुए हैं। उनका एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बोलूं, लगभग 20 प्लस स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि उनमें से 20 स्टूडेंट्स फेल भी हुए हैं और कई सारे पास भी हुए हैं सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में। सीधा उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे क्या बताया, उन्होंने यही बताया, और मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है 2 या 3 फिल्म्स का। तो उन्होंने बताया है कि अगर आपको नॉलेज कितनी भी हो, कंटेंट आपका कितना भी तैयार हो, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली हो, आपने बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली हो, आपने अच्छा कंटेंट तैयार कर लिया हो, सब कुछ आपका अच्छा हो, लेकिन आपने अगर टेस्ट तरीके से नहीं लगाए तो आपकी संभावना होती है कि 90% आप एग्जाम में फेल हो जाएं। अब इसके मैं कारण भी देता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको भेड़ चाल चलने को बोलूंगा या जो अदर टीचर्स बोलते हैं, बेंटर्स बोलते हैं, तो उनकी बात को मैं दोहरा रहा हूँ। कारण मैं बताता हूँ। एक तो सबसे पहला कारण होता है, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती है, जो कि प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं होगी तो आपको भी पता है बिना प्रैक्टिस के किसी भी एग्जाम और किसी भी चीज को करना असंभव होता है। अगर मान लीजिए आप दौड़ भी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग में भी आप फेल हो जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। सेकंड बात होती है एग्जाम हॉल जो इन्वायरमेंट होता है। जब भी आप टेस्ट देते हैं तो आपके पास एक टाइम लिमिट होती है कि 2 घंटे में आपको पूरा टेस्ट पूरा कंप्लीट करना है, जो कि कितना 100 क्वेश्चंस का, यानी 200 मार्क्स का। आप इसमें नेगेटिव मार्किंग लेकर भी चलते हैं। जब आप एक एक दो दो क्वेश्चन किसी सॉल्व करते हैं, बुक से सॉल्व करते हैं, तो उनमें अंतर होता है। उसमें आपके पास टाइम लिमिट नहीं होती और आपके पास जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो नहीं होता। लेकिन टेस्ट में क्या होता है, जब आप टेस्ट देते हैं तो एग्जाम हॉल प्रेशर बनता है। जो माइंड में आती हुई चीजें हैं वो भी आप भूलते हैं टेस्ट में, ये चीज आप सभी को पता होगा। तो इसमें और इन दोनों में अंतर होता है। तो एग्जाम हॉल की भी आपको एक्सपीरियंस महसूस होता है। तीसरा होता है कि बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट जो महत्वपूर्ण है लेकिन आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है जो मैंने नहीं पढ़े हैं? वो पता चलेगा आपको कैसे? टेस्ट सीरीज से। क्योंकि टेस्ट सीरीज बनाने वाले जो संस्थान है उनको पता है, वो एनालिसिस करते हैं पहले यूपीएससी का, फिर उसके अकॉर्डिंग वो इंपोर्टेंट टॉपिक्स और फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस फ्रेमिंग करके आपको देते हैं। तो अगर आपको कोई फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट नहीं आता क्वेश्चंस में से, तो आप करते क्या है, तो आप करते हैं उसको खुद नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन से होता क्या है, अगर वो फैक्ट अगर आपका यूपीएससी में सीधा आता है तो आप उसको कवर कर लेंगे। तो सीधा सा है कि इंपॉर्टेंस इतना इसका इतना ज़्यादा है, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो संभावना हो जाती है। और हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी जो कमी होती है कि वो लोग डरते हैं इस चीज़ से, कि टेस्ट देने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार टेस्ट दिया तो उनके क्या लो मार्क्स आ गए। अब मैं हर चीज़ से बताऊंगा आपको कि इन चीज़ों से निपटना कैसे है। अगर कम मार्क्स आ रहे हो तो उनको ज़्यादा मार्क्स कैसे करें और मार्क्स को किस तरह से लेना है, मतलब अगर लो मार्क्स आ रहे हैं तो क्या सोचना है, क्या स्ट्रेटजी रखना है, मैं हर एक चीज़ पर बात करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, मैं बोल रहा हूँ आपसे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं आप, 90% आपकी संभावना बढ़ जाएगी सिलेक्शंस की। मैं आज गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। आप कमेंट कर सकते हैं मेरी बात से एग्री, और एग्री नहीं भी हैं तो कमेंट कीजिए, लेकिन कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता जो बोले कि अगर आप बिना टेस्ट हुए पास हो जाएं। बहुत कम संभावना है। बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि मैंने टेस्ट नहीं दी, उनकी बात अलग है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं, लेकिन खुद को मान के चलिए कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। आपको सीधे वे में चलना है और सीधा सा आपको एग्जाम क्लियर करना है। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
तो उस मेहनत के लिए आज ही से ही हम मेहनत करना शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे। सेकंड, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा फास्ट वे में जितना मैंने आपको इम्पोर्टेंस समझाया उतना ही मैं आपको क्या समझाऊं, स्ट्रेटजी समझाऊं कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि मिनिमम कितने टेस्ट देना है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैंने क्या होता है, इम्पोर्टेंस है तो आपको टेस्ट देना है। मान लीजिए आज से ही आप टेस्ट देते हैं, तो आपको टेस्ट को किस प्रकार देना है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अभी जो आपके पास टाइम है आगे का, अगर आप डेली देना चाहते हैं तो 20-25 जो 50 मार्क क्वेश्चंस का जो टेस्ट होते हैं वो तो दे ही सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम सप्ताह में मिनिमम 2 टेस्ट तो देना ही है, वो भी फुल लेंथ का मतलब क्या है, हो सकता है फुल लेंथ भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक सब्जेक्ट वाइज होते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी कैसे कि उसमें 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और एक सिंगल सब्जेक्ट का टेस्ट भी हो सकता है, ये भी 100 क्वेश्चन का होता है। और एक होता है फुल लेंथ, क्या कि आपके उसमें सभी सब्जेक्ट, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स का ओवरऑल पेपर आता है वो भी 100 क्वेश्चंस का, तो आप सब्जेक्ट वाइज पहले दीजिए और जो ओवरऑल है उसको आप बाद में दीजिएगा। अब मैं नंबर ऑफ टेस्ट बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद कि आपको कितना टेस्ट देना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पहले आप सब्जेक्ट वाइज देना है। अब आपको कैसे देना है, आप आज से ही टाइम टेबल बनाएंगे। कैसे कि आज से ही टाइम टेबल बनाएंगे कि मुझसे 6 दिन में इकोनॉमी को खत्म करना है, फिर आप उसका टेस्ट देंगे, फिर कहाँ गलतियां की उसको नोट डाउन करना है। अब टेस्ट मैंने आपको बता दी कब देना है, कैसे देना है, ठीक है। अब एक बात होती है कि टेस्ट देने के बाद हमको करना क्या है। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, नेगेटिव मार्किंग उसमें लगाई और मार्क्स निकाल ली कि मार्क्स आपके आगे 90, 100, 30, 40 या 140 कितने भी मार्क्स आ गए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सीधा सा जरूरत है आपसे सभी अच्छे मेंटर्स होंगे, जो टॉपर्स होंगे, उन्होंने बोला होगा एनालिसिस करना है। अब मैं देखिए इसके पीछे का कारण बताऊंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैं भेड़ चाल वाला नहीं हूं कि मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज के पीछे क्या प्रूफ दूंगा, एविडेंस दूंगा। क्यों एनालिसिस क्यों करना पड़ता है? एनालिसिस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें इससे क्या पूरा फायदा मिले। अगर आप टेस्ट दे के सीधा सा क्या करते हैं, उस कॉपी में से मार्क्स निकाल के छोड़ देते हैं कॉपी को, आपके नेगेटिव मार्क आए तब भी आप छोड़ देते हो, पॉजिटिव मार्क्स आए, पॉजिटिव मार्क्स का क्या मतलब होता है, आपके 100+ मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको लगेगा कि मेरी तैयारी अच्छी है। 50 नंबर से कमा रहे हैं या 70 नंबर से कमा रहे हैं तो आपके नेगेटिव मान सकते हैं आप इनको। कैसे मार्क्स आते हैं तो होता क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यानी 70% या 80% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेस्ट देना छोड़ देते हैं धीरे धीरे। आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है और लगातार टेस्ट देना है, नंबर आपके कैसे भी हैं। अब टेस्ट देने के बाद क्या करना है, छोड़ना नहीं है टेस्ट को। टेस्ट आपने दिया तो 2 घंटे आपके पास टाइम होता है। अगर आपको क्या करना है, आपको टाइम लिमिट लगानी है 1 घंटे 40 या 45 मिनट की लगाइए। 1 घंटे 45 मिनट में आपको एग्जाम देना है। कौन कौन सी चीज ध्यान देना है टेस्ट देते समय? टेस्ट देते समय ध्यान रखना है कि मोबाइल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। एक शांत वातावरण में आपको टेस्ट देना है। कोशिश कीजिए जब भी शांत वातावरण हो, हालांकि अगर आप घर पर रहते हैं, घर पर चहल पहल रहती है दिन में, कोशिश कीजिए कि रात में दीजिए। लेकिन मैं लास्ट में बोलूंगा कि अभी आप नाइट में टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद, जैसे 1 महीने बाद, जस्ट आज से 1 महीने जोड़ लीजिए, उसके बाद आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, यानी 9:30 से 11:30 आपको उसी टाइम पर एग्जाम देना है जिस टाइम पर यूपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस का। तो देखिए अभी तो आप ये कर सकते हैं, इसके लिए आप कुछ भी कीजिए, शांत वातावरण के लिए आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, आप कुछ भी चीज अपनाइए लेकिन शांत वातावरण। सेकंड, साथ में बोतल लेकर बैठिए, साथ में एक वॉच होना चाहिए जिसमें आपको टाइम दिखता रहे। एज इट इज जैसे एग्जाम हॉल में आप जाएंगे, सीधा सा एग्जाम हॉल में जैसे जाएंगे कि मतलब आपकी कमर भी सीधी होना चाहिए एज इट इज। और 2 घंटे में जो आपका 1 घंटा 45 मिनट में, इसी में आपका जितना भी टेस्ट हो गया है आपको कॉपी सबमिट कर देनी है खुद को ही, सीधा सा कि इसकी अगर आपने 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाए तो कॉपी छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि अभी तो 1 घंटे 45 मिनट ही हुआ है, मैं भी 15 मिनट और कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। 1 घंटे 45 मिनट दीजिए, जितना क्वेश्चन सॉल्व होता है अटेम्प्ट कर पाते हैं उतना अटेम्प्ट कीजिए। और चीज क्या ध्यान देना, 2 तरह के टेस्ट आप दे सकते हैं, एक हो सकता है ऑनलाइन, एक हो सकता है ऑफलाइन। तो दोनों में एक चीज याद रखिए कि आपको ओएमआर सीट का जरूर यूज करना है। हो सकता है अगर आप ऑनलाइन मोड में एग्जाम या टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो होता क्या है, उसमें टिक कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ओएमआर सीट भरने में भी हमारे 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तो लगते ही हैं, क्योंकि हमको ओएमआर सीट भी ध्यान से भरना होता है। और एक चीज याद रखिए, ओएमआर सीट को पूरा भरिए, जहां पर वो लिखा रहता है ना कि आप कौन सा सेट लगा रहे, तो ए आपका रोल नंबर सब कुछ आपको उसमें भरना है। लेकिन जैसे आप एग्जाम हॉल में देने जाएंगे आपको उस वैसे ही टेस्ट देना है। अब टेस्ट देने के बाद क्या करना है,
15 से 20 मिनट या आधा घंटे का ब्रेक लेना है, क्योंकि उस टाइम पर मेंटल प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, माइंड काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसलिए आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। कुछ भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना, बैठ जाना है, या आप उसी दिन आपको एनालिसिस करना है। जैसे 9:30 से 11:30 तक आपने टेस्ट दिया, तो आप सोच रहे हैं कि इसके बाद मैं पढ़ लूंगा, तो आप पढ़ लीजिए। लेकिन उसी दिन अगर 11 तारीख है, तो 11 तारीख को ही आपको सोने से पहले उस टेस्ट का एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, आप जो काम करते हैं वो है कि आप मार्क्स निकालेंगे कि कितने मार्क्स आते हैं। कितने भी मार्क्स आए उसको साइड में रख दीजिए, कि 10 मार्क्स भी आए हैं या 100 मार्क्स आए, साइड में रख दीजिए। सेकंड चीज पर आइए, उस चीज से अभी कोई मतलब नहीं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। सेकंड थिंग आप क्वेश्चंस पे देखते हैं। देखिए, अब आपको पता होगा कि सारे मेंटर्स बताते हैं कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक आपके सही होते हैं, एक आपके गलत होते हैं। मैं आपको इसके कई टाइप्स बताऊंगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन सही होते हैं, इसके भी कई टाइप्स होते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, अब ये आपके राइट वाले आंसर्स हैं कि आपके इतने क्वेश्चन सही गए। अब उनमें से कौन कौन से एनालिसिस करने की जरूरत है, इसके भी कई टाइप्स होते हैं। आप हो सकता है पहली बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस चीज़ को सुने, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं उनको सुना हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में अच्छा मेंटरशिप बहुत सारा उपलब्ध है, लेकिन हिंदी मीडियम में बिल्कुल भी नहीं है। 2 या 3 टीचर ही ऐसे हैं जो कि अच्छा मेंटरशिप प्रदान करते हैं, वो भी हिंदी मीडियम में, कि जिसमें से एक ही दिखते हैं जो कि धर्मेंद्र जाकर सर हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग क्या होती है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा जिसमें आपके सभी स्टेटमेंट आपको नॉलेज बेस्ड आते थे, तो वो क्वेश्चन आपका सही हुआ बिल्कुल। सेकंड थिंग, 3 या 4 स्टेटमेंट में से आपको एक स्टेटमेंट पता था, तो हुआ क्या, जो उसके ऑप्शंस थे उसमें क्या लिखा था, मान लीजिए कि 1 2 3, 2 और 3, 3 4, और आपका क्या 1 2 और 4, यानी 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। आपके ऑप्शंस ऐसे थे, लेकिन आपको पता था ये तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, तो आपने क्या किया, इलिमिनेट किया, सीधा सा इलिमिनेट करके आपका सीधा सा आंसर क्या आ गया, डी आंसर आ गया, 1 2 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्वेश्चन सही हो गया, यूपीएससी में भी सही हो जाएगा, बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको एक स्टेटमेंट तो पता था, बाकी की जो 3 स्टेटमेंट नहीं पता था उनके बारे में पढ़ना है। अभी मैं आगे बात करूंगा। तीसरी चीज है कि हो सकता है आपका आंसर राइट हुआ हो, वो हुआ हो गैस वर्क पर, कि आपको उस स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट नहीं पता था, लेकिन आपने थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया, कॉन्शियस माइंड के हिसाब से, गट्स फीलिंग के हिसाब से आपने थोड़ा अंदाजा लगाया, फिर आपका वो क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। अब इसी तरह रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं, एक होता है आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, किसी भी स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। सेकेंड थिंग, आपने जो एक स्टेटमेंट था आपको उसके बारे में नहीं पता था, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। तीसरा, आपको थोड़ी सी नॉलेज थी, लेकिन आपने क्या किया, गलती कर दी, किसमें, क्वेश्चंस को समझने में, और एक स्टेटमेंट के बारे में आपने गलत हिसाब लगा लिया, या आपने गलत सोच लिया। आप पहले सोच रहे थे ये सही था, लेकिन उसमें आपको क्या था, 50% था, फिर आपका क्वेश्चन गलत हुआ। चौथा है, क्वेश्चन बिल्कुल सही था, आपको पूरी नॉलेज थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। अब ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं बोल सकता हूँ आपसे कि यूट्यूब पर तो कोई नहीं बताएगा, पर्सनली कोई बता सकता है, जो कि एक ईमानदार मेंटर हो, एक ईमानदार एस्पिरेंट हो, एक ईमानदार टीचर हो, वो जरूर बता देंगे आपको। अब देखिए, इनमें करना क्या है, जो 100% आपके नॉलेज बेस्ड सही हुए उनको साइड रखिए, इनसे नहीं बोलना है, थोड़ा सा देख लेना है। अब मान लीजिए आप बिजनेस की टेस्ट सीरीज देते हैं, तो उसमें होता क्या, एक्सप्लेनेशन दिया होता, तो एक्सप्लेनेशन तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जो आपके बिल्कुल 100% सही गए हैं क्वेश्चंस, उनका क्या करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी उसको देख लेना है। और उसमें क्या करते हैं बिजनेस वाले, क्या करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन देने में, कि वो जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं, यानी हाईलाइटेड कर देते हैं उसको। तो हाईलाइटेड आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, और हाईलाइटेड में अगर आपको कोई ऐसा फैक्ट्स मिलता है जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे। तो एनालिसिस के वक्त आपको अब क्या करना है, एक नोट्स बनाएंगे आप A4 साइज वाला, कितने पेज का, 400 पेज वाला, 400 पेज वाला एक नोट्स बनाना है आपको। अब आप बोलेंगे कि सर क्या टाइम है नोट्स बनाने का, बिल्कुल यही टाइम है, रिवीजन होगा। ये 400 पेज का नोट्स आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाएगा 100%, मेरी गारंटी है इस चीज की। अब पहली चीज,
जो आपके बिल्कुल 100% सही गए थे, उनमें से बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं अब आपको नहीं पता होगा एक्सप्लेनेशन के, लेकिन उनको क्या करना है, नोट डाउन करना है, क्वेश्चन डाल के, हेडिंग वगैरह कुछ भी डाल के। सेकंड, कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें आपको कंफ्यूजन था, आपने एक क्वेश्चन एलिमिनेट किया और आपका आंसर आ गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ना है, और बाकी का जो एलिमिनेट आपने कर दिया तो वो तो आपको थिंग अच्छी है। अब इस टॉपिक का आप इसका नोट्स तो बनाते ही जा रहे हैं, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दिया है। अब देखिए एक चीज याद रखना है, सभी चीजों का फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट का नोट्स नहीं बनाना है। किन चीजों को बनाना है, जो आपके नोट्स में नहीं है, जो आपकी बुक्स में नहीं है। अब देखिए बहुत सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे एक्सप्लेनेशन में जो कि आपकी बुक्स में दिया है, यानी मैं पॉलिटी की बात करूं तो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसी वक्त लक्ष्मीकांत को खोलेंगे, ओपन करेंगे और उसी को वहीं पर हाईलाइट कर लेंगे सीधा सा। सेकंड, अगर नहीं दिया हो तब उसको आपको यहाँ पर नोट करना है। वैसे ही आप जितने में भी कंफ्यूजन है उसमें, तो वो आप सभी को नोट डाउन करेंगे, यानी नोट्स बनाएंगे। अब ये हो गई एक चीज, कौन सी चीज हो गई ये, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये चीज हो गई कि आपकी नॉलेज इंक्रीमेंट हो रहा है, सीधे नॉलेज में इंक्रीज हो रही है आपकी नॉलेज, सीधा सा कि आपकी नॉलेज वो बढ़ती ही जा रही है टेस्ट बाय टेस्ट। सेकंड, अब बात करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिए सॉल्व तो आपने सुना होगा मैथ्स करते हैं, जीएस कहाँ सॉल्व करते हैं, जीएस भी सॉल्व करते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। अब आप क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करके देखिए कि अगर आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, फिर सोचिए क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकता था, आपके मन में आएगा हाँ मैं इसको कर सकता था क्योंकि इसमें कुछ एक्सट्रीम वर्ड दिए थे, तो मेरा आंसर सही आ सकता था, तो हाँ आ सकता था। तो आपको हर क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको जब एनालिसिस करते हैं तो ऐसा नहीं कि नोट्स अलग बनाएंगे फिर दोबारा से उस टेस्ट को देखेंगे, नहीं, साथ में यही काम करना है कि आपको क्वेश्चन को ये भी देखना है कि अगर मुझे नॉलेज नहीं भी थी तो मैं क्या इस क्वेश्चन को अंदाजा लेकर या गैस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। तो आप यकीनन ये मानिए, ये चीज मानिए, आप अगर आप मान लीजिए अगर आप 50 क्वेश्चन गलत कर दें ना टेस्ट में, तो 25 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप क्या आंसर की देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेता ना, भले ही मुझे नॉलेज ना है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं 25 प्लस क्वेश्चन सही कर लेता। यानी एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको यूज करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि आपने सुना होगा कि यूपीएससी में तो एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करती हैं, क्या टेस्ट सीरीज में भी करती हैं, तो मैं बोलूंगा 100% करती हैं। ये हो सकता है कि कम क्वेश्चंस में करती हैं, लेकिन जितने में भी करती हैं उतने में आप यूज कीजिए सीधा सा। अब ये विजन आईएएस के टेस्ट की क्या है, मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, एक मिनट रुकिए मैं आपके लिए पेन चेंज कर दूं, सीधा सा देखिए। अब सभी को पता होगा कि अगर जो आपका स्टेटमेंट अगर उसमें केवल लिख कर आ जाता है, केवल का मतलब क्या होता है, देखिए यूपीएससी के जब टेस्ट देते हैं या जब यूपीएससी का आप रियल एग्जाम देंगे, तो एक चीज याद रखिएगा, इस एक मिनट पहले समझ लें हम इस चीज को, कि आपको ब्रॉड माइंड लेके चलना है, यानी एक विस्तृत सोच होनी चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि नागालैंड के अलावा ये पौधा कहीं नहीं पाया जाता, तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। देखिए नेचर एक बहुत बड़ी चीज है, वैसे ही दुनिया में हर एक चीज कहीं पर भी हो सकती है, संभावना। देखिए आपको हर एक चीज पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। पॉसिबिलिटी का सीधा सा मतलब ये होता है, अगर केवल वर्ड आता है तो केवल का मतलब क्या होता है कि वो एक चीज को संकुचित कर रहा है, यानी वो बोल रहा है कि केवल केरल में ही ये पौधा पाया जाता है, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी के खिलाफ है, यानी ये इम्पॉसिबल बना रहा है किसी भी चीज को, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पर संभावना है, तो वो क्या बढ़ा रहा है, पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो आपको ऐसे ही क्या एलिमिनेशन करना है स्टेटमेंट्स का। अब अगर आप चाहेंगे तो मैं क्या करूंगा, आपको वर्ड बता दूंगा कौन से, कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, और आपने भी कई सारे मेंटरशिप या आप मेंटर से सुना होगा सीधा सा कि ये स्टेटमेंट, ये वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना देते हैं। तो सीधा सा क्या लिखा है, ये केवल लिखा है, ये टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है ना कि यूपीएससी का, आप बोले ना यूपीएससी का, तो केवल लिखा है, तो मुझे पता है ये केवल लग गया इसमें। ये क्या लिखा है, यह केवल उत्पादक स्तर पर ही मुद्रास्फीति का पता लगाता है। मान लीजिए मुझे डब्ल्यूपीआई का जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो स्टैटिक पार्ट है, वो मेरा तैयार नहीं है। देखिए तैयार नहीं है आपका इकोनॉमी अच्छे से, तो आप क्लासेस ले सकते हैं कम टाइम में,
ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, कम टाइम में 20 से 25 घंटों में आपकी पूरी इकोनॉमी खत्म करके दूंगा। और 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको टेस्ट में भी अच्छी मार्क्स आएंगे और यूपीएससी के रियल एग्जाम में भी आएंगे। छोड़िए उसको, इसमें लिखा है केवल मैं इसको क्रॉस करूंगा, लेकिन यहाँ चीज ध्यान देखिए, ये पूछ रहा है नहीं, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी तो पूछ रहा है ये, यानी 3 सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। तो जहां पर 3 नहीं है मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि मुझे अब 50% में से क्या लेना है, चांस लेना है। चांस लेने का मतलब क्या होता है, ज्यादातर अब सभी स्टूडेंट्स जो आपके साथ बैठे टेस्ट दे रहे होंगे उनको 4 ऑप्शंस में से एक चुनना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, तो ज्यादा सही होने की चांसेस किसके हैं, आपके हैं। ये क्वेश्चन देखिए किसके बारे में, जनधन योजना के बारे में। ये लिखा है कोई ब्याज नहीं मिलता, कोई नहीं यानी पॉसिबिलिटी खत्म कर रहा है, तो कोई नहीं से यहाँ सीधा सा आपका आंसर आ गया, ये राइट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लिखा है पूर्ण का, यानी 100%। ये चीज ध्यान रखिए, हर चीज का एक्सेप्शन होता है। यूपीएससी का अगर आप एग्जाम देने आ रहे हैं तो याद रखिए हर चीज का अपवाद होता है, 100% कोई भी चीज नहीं होती। ये नहीं होती इसका भी अपवाद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामला में देखिए कि 100% कोई भी चीज नहीं होती। तो ये क्या बोल रहा है कि पूर्णता राज्य सरकार के स्वामित्व में होती है। तो पूर्णता क्या है, एक एक्सट्रीम वर्ड है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर रहा है। ये एक्सेप्शन नाम की इसमें कोई चीज बच ही नहीं रही। तो सीधा सा मतलब क्या है, पूर्णता अगर एक्सट्रीम है तो मुझे पता है 2 गलत है। अब मुझे क्या चुनना है, 50% में आंसर पे आ गया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 2 गलत है ये। अब मुझे चुनना है ए और डी में से, तो चांसेस किसके ज्यादा सही आंसर करने के, मेरे, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, एलिमिनेशन टेक्निक्स इस पर यूज कर ली हैं सीधा सा। अब एलिमिनेशन टेक्निक्स आपने यूज कर ली, यानी ट्रिक्स आपने यूज कर ली। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको पेन चेंज करके होता हूँ। आपने यूज कर ली, क्या ट्रिक्स यूज कर ली, इससे होगा क्या, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आप एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा रहे हैं, इससे होगा क्या, यूपीएससी की जो डिमांड है ना, यूपीएससी कभी नहीं चाहता कि आपको 100% नॉलेज हो, बल्कि वो ये चाहता है कि मेरे पास जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर आए उनमें दिमाग भी हो अच्छे से, ना वो सिर्फ रट कर आ जाएं और आपको एग्जाम निकाल दें। वो चाहता है कि वो दिमागदार हों, वो परिस्थिति के अनुकूल फैसला ले सकें। परिस्थिति क्या होती है, क्वेश्चंस के स्टेटमेंट ही परिस्थिति होती है। आप पहचान सकें, उनको सॉल्व कर सकें, केस स्टडी सॉल्व कर सकें। केस स्टडी का मतलब सीधा सा मतलब ये नहीं होता कि एथिक्स का आपका जीएस पूरा आएगा, नहीं। केस स्टडी आप उसको ही मान सकते हैं जब प्रीलिम्स में आपके सामने स्टेटमेंट आता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो अंडरस्टैंडिंग किसकी पर होती है, मैंने क्या बोला, आपको व्यापक रखनी है अपनी सोच की। ऐसा भी हो सकता है, तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आज से आप 10 साल पुराने पेपर देखें तो आपको 90% ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें संभावना रहती है किसी भी चीज के होने की। अब 2 चीजों पर हमने बात कर ली कि हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी इससे, और क्या, हमारा एप्टीट्यूड भी बढ़ेगा, क्या, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। जितने टेस्ट आपने इसमें लगाए ना, उतने ही मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। किसकी बेसिस पर, नॉलेज बेसिस पर भी, और आपकी जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, उसकी बेसिस पर भी। यानी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे टेस्ट सीरीज में भी, और रियल एग्जाम में तो आप अच्छा, जो आपका स्कोर है वो अच्छा स्कोर रहने ही वाला है, यानी आप आसानी से क्वालिफाई करने वाले हैं। सेकेंड थिंग, अब टेस्ट में एक चीज ध्यान रखेंगे आप, कि हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं होता है। कि अगर टेस्ट सीरीज वाले जो टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस पेपर हैं, जो कोचिंग वाले बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो वो 100 क्वेश्चन देते हैं तो 100 क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट होते हैं यूपीएससी के लिए, नहीं होते। आपको पता क्या चलेगा, सबसे पहले आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का अगर सीधा सा मैं एक लाइन बताऊं तो क्या करेंगे आप, इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लेंगे सीधा सा, कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से कॉन्सेप्ट से उसने क्वेश्चन पूछे। सभी क्वेश्चन 2015 मानिए या 2013 ले लीजिए, थोड़ी सी प्रयास या थोड़ी सी मेहनत और कीजिए 2024 तक, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लिखना है एक ब्लैंक पेज पर, फिर देखना है अगर टेस्ट में इस ब्लैंक पेज के किसी कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, और बाकी का आप इसको एनालिसिस कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या ये क्वेश्चन आने की संभावना है या नहीं है। आपको ये चीज पता चल जाएगा सीधा सा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कौन सी, कि आपको इम्पोर्टेंट नहीं भी है उन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल टच नहीं करना। क्या होता क्या है, कई बार क्या, जो संस्थान होते हैं टेस्ट सीरीज बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस को टफ बना लेके वो क्या करते हैं, डाटा फैक्ट्स बहुत टफ डाल देते हैं,
और उसका एक्सप्लेनेशन भी लगभग 1 या 2 पेज का होता है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको देखना है क्या यूपीएससी पूछता है, तो आपको पता है यूपीएससी कभी भी टफ क्वेश्चंस कभी पूछता ही नहीं है। ये बात बहुत स्टूडेंट्स को गलत लग सकती है कि मैंने क्या बोला, यूपीएससी कभी टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। टफ क्वेश्चन अगर आपको देखना हो ना, तो पीसीएस का एग्जाम देखिए, कितना फैक्चुअल पूछता है। वो कभी कभी डाटा भी पूछ लेता है, आर्थिक समीक्षा का, लेकिन यूपीएससी कभी ज्यादातर डाटा पूछता ही नहीं है। डाटा पूछेगा तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछेगा वो। तो 2 या 3 क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी रिलीफ कितना देता है, यूपीएससी रिलीफ देता है आपको, अगर आप 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो बोलता है कि सिर्फ आप तो 50 क्वेश्चन सही कर जाओ बस, नेगेटिव मार्किंग हटा के मैं आपको क्वालिफाई कर दूंगा मेंस के लिए। तो आप इस चीज को याद रखिए ना, कि आपको सभी क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके लिए है। अब हमने किस पर बात कर ली, हमने एनालिसिस की बात कर ली कि आपको एनालिसिस कैसे करना है, आपकी गलती कहाँ हुई, कहाँ पर गलती कौन सी हुई, ट्रिक्स के आधार पर कहाँ गलती हुई ये देखना है, आपकी नॉलेज बेस्ड कहाँ गलती हुई ये याद रखना है। अगली बार गलती ना हो तो उन फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को, क्या मैंने आपसे बोला ना, A4 साइज के नोट्स बनाना है, साथ साथ में हुआ क्या, हर टेस्ट से पहले उस नोट्स का रिवीजन करना। जैसे मान लीजिए मैंने आज पॉलिटी का टेस्ट दिया और मैंने उसका नोट्स बना लिया, नोट्स कितना होगा, मैक्सिमम कोशिश कीजिए एक्सप्लेनेशन को एज इट इज नहीं उतारना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कीज, मतलब जितना आप छोटा नोट्स बना सकते हो उतना छोटा नोट्स। कि जैसे अगर मैं बनाऊं ना खुद पर्सनली खुद के लिए, तो एक टेस्ट का मैक्सिमम 3 से 4 पेज, यानी देखिए अगर एक पेज है ना तो एक पेज के 2 साइड होते हैं, तो दोनों साइड को मिला के बात कर रहा हूँ कि एक पेज ये और दूसरी साइड दूसरा पेज, ऐसे मेरे 4 या 5 पेज का एक टेस्ट होता है। तो जब मैं अगली बार पॉलिटी का टेस्ट दूंगा ना, तो पहले इसका भी रिवीजन करूंगा अपनी लक्ष्मीकांत बुक के साथ। तो हर बार यही स्ट्रेटजी अपनानी है। अब सबसे बड़ा सवाल आप सभी के लिए कि लो मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले देखिए, मार्क्स ज्यादा मैटर नहीं करते प्रीलिम्स के लिए। अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, कई बार मेरी भी प्रीलिम्स में पहले अब मैं देता हूं टेस्ट में, तो अब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि अब थोड़ी बहुत नॉलेज अच्छी हो चुकी है, स्टैटिक पोर्शन अच्छा हो चुका है और 11th टेक्निक्स भी अच्छी हो चुकी हैं। लेकिन जब मैं पहले टेस्ट देता था ना, तो होता क्या था कि मेरे भी लो मार्क्स आए हैं, लेकिन क्या इससे रियल एग्जाम पर प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। क्यों, इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैंने टेस्ट देना छोड़ा ही नहीं। मैं कोशिश क्या करता हूँ, अगर मेरे पहले टेस्ट में लो मार्क्स आए ना, तो मेरी थिंकिंग ये होती है कि मैं टेस्ट ना दूं, बल्कि मेरी थिंकिंग ये होती है कि मैं दूसरे टेस्ट में जरूर अच्छे मार्क्स लाऊंगा। अगर दूसरे में भी ना आ पाए, मान लीजिए इसमें 50 आए थे, इसमें 40 ही रह गए, मैं गलतियों को सुधारूंगा, तीसरे में अच्छे मार्क्स लाऊंगा। तो मेरी जो भूख है ना मार्क्स लाने की, वो बढ़ती जाती है। तो मतलब नेगेटिविटी को भी आप पॉजिटिविटी से हराइए, तो आपको यही करना है। अब लो मार्क्स के लिए मैंने एक चीज बोली कि ज्यादा मैटर नहीं करती, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, आप एक सिविल सर्वेंट अभ्यर्थी हो, ध्यान रखिए इस चीज को। तो सर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने बोला ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर तो करता है, आपके कहने का मतलब तो यही है। मैं बोलूंगा बिल्कुल मैटर करता है। लो मार्क्स आ रहे हैं, साथ साथ में मैंने बोला था ना आपने कि A4 साइज का क्या बनाना है, नोट्स बनाना है, साथ में एक ब्लैंक पेज कि कौन कौन से टॉपिक में आपको परेशानी आ रही है, कौन कौन से टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस जो गलती से सही हो गए तुक्का मार के, यानी गैस पावर पर, उन टॉपिक्स को जाकर दोबारा से रिवीजन करना है। अब क्या होगा देखिए, अब एक चीज होगी, जब आप 10 टेस्ट को पार करेंगे, 11वें टेस्ट से आपके मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे। गारंटी मेरी है 100%। ना हो ना तो कमेंट कर जाना इसी वीडियो के नीचे, सीधा सा मैं आपको चैलेंज करता हूं, मार्क्स कम आ ही नहीं सकते। सिर्फ ये स्ट्रेटजी अपना लीजिए, बस सिर्फ इतना कर लीजिए। लो मार्क्स ना टेस्ट में आएंगे और ना रियल एग्जाम में आएंगे। क्या लो मार्क्स को इग्नोर करना है? बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी कि जो लो हैं आप, जिसमें वीक हैं आप, वीक नॉलेज है किसकी आपको, उन टॉपिक्स का रिवीजन कीजिए मल्टीपल बार। रिवीजन करने की टेक्निक्स होती है एक्टिव रिकॉलिंग और इंटरव्यू थिंकिंग। अभी इंटरव्यू थिंकिंग को बाहर रखिए, क्योंकि ये हो सकता है एनालिसिस ज्यादा करना पड़े, टाइम कंज्यूम ज्यादा करे, लेकिन एक्टिव रिकॉलिंग बहुत फायदा करेगी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 10 से 12 मिनट की वीडियो है, लेकिन एक्टिव लर्निंग अगर आप सीख गए, एक्टिव रिवीजन अगर आप सीख गए, तो आपको लाइफ में कभी भी परेशानी नहीं आने वाली है। आज प्रीलिम्स में, ना मेंस में, ना इंटरव्यू में, ना लवासना का जब आपका टेस्ट होगा ना लास्ट वाला, जब आप आईएएस बन के बाहर निकलोगे, उस टेस्ट के लिए भी आप एक्टिव रिकॉलिंग का ही यूज करोगे। गारंटी मुझसे लीजिए आज। अब मैंने बात कर ली किससे, आपको स्ट्रेटजी से। मैंने बता दिया कि लो मार्क्स को हैंडल कैसे करना है। लो मार्क्स पर इग्नोर करना है, मैंने बोला नहीं करना इग्नोर, तैयारी करनी है अच्छे से। किसकी? एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करना है। जो गलती मैंने टेक्निक लगाने में इस टेस्ट में की, अगले में नहीं करूंगा। कौन कौन से वर्ड होते हैं जो कि एक्सट्रीम होते हैं, उनका ध्यान रखूंगा अगले टेस्ट से। इस टॉपिक में वीक हूं, इसका मैं रिवीजन कर लेता हूं। अब मैंने बात कर ली स्ट्रेटजी की। मैंने आपसे यहाँ पर भी क्या किया, यहाँ पर बता दिया कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में भी सही हो जाते हैं आपके, कैसे टेस्ट में भी सही हो सकते हैं। किससे? एलिमिनेशन टेक्निक से, अगर आपको नॉलेज कम है फिर भी। अब सही सवाल पर आते हैं। आप कौन सा, कि आप कितने टेस्ट देने हैं। सही अगर एजिटेड डाटा और फैक्ट फिगर के साथ बताऊं ना मैं आपको आज से भी मिनिमम 25 टेस्ट देने हैं। इसका मतलब क्या होता है? अब इसको मैं पूरा बांट के बताऊंगा, अदर टीचर्स और अदर मेंटर्स की तरह नहीं कि सिर्फ आपको बता दी कि 25 टेस्ट दे दो। कौन कौन से टेस्ट देने हैं मुझको पता है। प्रीलिम्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये हो गया, और पॉलिटी। कितने सब्जेक्ट हो गए आपके? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, और क्या बचा है आपका? बताइए। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। हाँ, 5 सब्जेक्ट आपके प्रमुख रूप से ये हो गए, सीधा सा। छठवां सब्जेक्ट कौन सा हो गया? साइंस एंड टेक। क्या आपको सबके बराबर टेस्ट देना है? मैं बोलूंगा नहीं देना है। कैसे? आप मिनिमम 3 टेस्ट देंगे। कौन से वाले? सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट के। ज्योग्राफी के 3 टेस्ट दे दीजिए 100 वाले क्वेश्चंस के। तो क्या सबके देने हैं? हाँ, ज्योग्राफी के देने हैं, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के देने हैं, इकोनॉमी के, एनवायरनमेंट के और पॉलिटी की। क्या साइंस एंड टेक के देने हैं? नहीं। आपके लिए 1 या 2 टेस्ट भरपूर है। आईआर के भी नहीं देने हैं। इसके तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधा सा टेस्ट उठाइए, उसकी जो आंसर की है ना एक्सप्लेनेशन, उसमें से पूरा रट डालिए। सोचिए ये नोट्स ही है मेरा, नोट्स को पढ़ लीजिए, बस इतना कीजिए। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट कभी भी नहीं आते हैं, ध्यान रखिए। अगर हम बेटिस देखें तो अगर आपने इतनी की प्रैक्टिस कर ली तब भी आपका प्रीलिम्स आपका हो गया, और आप सभी को नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब होता है 5 सब्जेक्ट के आपने कितने 3 टेस्ट दिए, 15 टेस्ट। मैंने कितना बोला आपसे? 25 टेस्ट। अब 10 टेस्ट बचे कौन से? आप फुल लेंथ देंगे, यानी सभी सब्जेक्ट उसमें मिक्स होंगे, तो आपको 25 टेस्ट देने हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे खुद से आज ही जाकर। अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स होंगे ना, आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आज ही टाइम टेबल बनाएंगे, नहीं तो बाकी 26 की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 25 वाला प्रीलिम्स तो नहीं होना अगर आप सीरियस नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेकर। तो बात कड़वी लग सकती है लेकिन सच है। तो तैयारी अगर आपको आज से ही करनी है ना, मैं बोलूँ ना कि आपकी आज तक कोई तैयारी नहीं है, आज से ही आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकल सकता है 2025 का, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की। अभी तक आपकी कोई तैयारी नहीं है, मतलब कि 1-2 महीने आपके वेस्ट हो गए मान लीजिए। थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन आपको याद भी नहीं आ रहा है, धीरे से रिकॉलिंग पावर वीक हो चुकी है, तब भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकल सकता है अगर आप आज से ही पढ़ना शुरू करें। 7 दिन होते हैं आपके पास सप्ताह में, 5 दिन प्रैक्टिस, यानी 5 दिन पढ़िए अच्छे से सब्जेक्ट को, पूरा सा एनालिसिस कीजिए पीवाईक्यू का और पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए। फिर टेस्ट में जो गलतियां हुई उन टॉपिक्स का रिवीजन कीजिए संडे को, फिर सोमवार से दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कीजिए। इसी बीच गुरुवार को टाइम निकालकर टेस्ट दीजिए। अब एक चीज आपको जो बताना भूल गया, वो क्या है? एनालिसिस करते वक्त हो सकता है आपको 2 घंटे के टेस्ट के लिए 3 घंटे का आपको क्या नोट्स मेकिंग और एनालिसिस लग जाए। ओवरऑल एक टेस्ट देने को 5 घंटे मिनिमम देना है, 100% देना है। जिस दिन आप टेस्ट देते हैं ना, आपको लगता होगा सर मेरी पढ़ाई खराब हो जाती है कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। अगर 10 घंटे पढ़ते हैं ना, 13 घंटा कर दीजिए उस दिन। कोशिश कीजिए, कम सो लीजिए, थोड़ा कम मस्ती कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, किसी में से भी कट करना है टाइम कट कर दीजिए, लेकिन 2 घंटे की आपको क्या हो, घाटा हो यहाँ से पढ़ाई में से सिर्फ मैक्सिमम। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच लेना उस दिन जिस दिन आप टेस्ट देते हैं, बस 5 घंटे लग रहा है ना,
ये 5 घंटे आपको कहाँ मत करेंगे, जब यूपीएससी की प्रीलिम्स की जो लिस्ट आती है ना रिजल्ट के दिन, उसमें आपका नाम दिखेगा ऐसे ही। जब आप यहाँ पर सर्च करते हो ना गूगल पर, तो यहाँ पर कलर्ड हो जाता है, उस पर हाईलाइट कर देता है कि आपका नाम आ चुका है लिस्ट में। उस दिन जो खुशी होगी ना, वो इन 5 घंटों की वजह से ही होगी। तो मैंने कितना बताया, 25 टेस्ट बताए। सब्जेक्ट के मैंने नाम बता दिए कि इनके आपको कितना 3-3 टेस्ट देना है। बाकी के 10 टेस्ट आपको क्या देना है, फुल लेंथ सभी सब्जेक्ट के मिक्स वाले। पहले क्या देना है, पहले के 15 टेस्ट आपको क्या करना है, आपको अभी कि 31 मार्च या 15 अप्रैल से पहले खत्म कर देना है। 15 अप्रैल के बाद आपको क्या करना है, हर 3 दिन में एक टेस्ट देना है। हर 3 दिन में 15 अप्रैल से स्टार्ट कर देना है। और आपके 10 टेस्ट कब तक हो जाएंगे, लगभग 30 दिन लग जाएंगे। 30 दिन का मतलब क्या होता है आपका 15 मई, यानी आपका एग्जाम से पहले 10 दिन पहले तो आपके पूरे टेस्ट खत्म हो जाएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, इन सभी टेस्ट सीरीज का जो नोट्स बनाए हैं ना, उसका रिवीजन करेंगे। और कोई भी टेस्ट जो आपने कंप्लीट कर लिया था, जो आपने अटेम्प्ट किया था, उस टेस्ट को उठाएंगे और दोबारा से इसको सॉल्व करने लगेंगे। इससे हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सीधा सा। अब इफेक्ट ऑन रिजल्ट, मैंने आपको बता दिया है कि लिस्ट में आपका नाम 100% आएगा अगर आपने टेस्ट ऐसे लगा लिए। नहीं लगा रहे हैं तो तैयारी 2026 की कीजिए, कि आपके बस की 2025 में तो नहीं है। सीधी बात, नो बकवास, ये आपके बस की नहीं है। अगर तैयारी करनी है ना, रिजल्ट आपको 100% चाहिए, क्वालिफाई करवा के दूंगा अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपना ली प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने आपको नॉलेज बेस्ड बता दिया, एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स बता दी, इसके अलावा कुछ नहीं होता एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला हूँ मैंने। और मेरे साथ 15 से 20 स्टूडेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं, अभ्यर्थी हैं, टीचर भी हैं, मेंटर भी हैं। उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ है और मैं आपको उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। सिर्फ इस स्ट्रेटजी को अपना लीजिए, ठीक है। यही थी स्ट्रेटजी, मैंने आपको ओवरऑल सब बता दिया। ज़्यादा टाइम ले लिया हो तो सॉरी आप सभी को, लेकिन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। क्योंकि जो सीधे स्टूडेंट्स ही होंगे ना, वो ही यहीं तक जुड़े होंगे। बाकी स्टूडेंट्स 3 मिनट देख के, 10 मिनट देख के, वीडियो को देखकर भाग गए होंगे और उनका सिलेक्शन कभी नहीं होना। इसलिए कभी भी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो को देखो ना आप, किसी इंपॉर्टेंट मेंटर की वीडियो को देखो तो हमेशा वीडियो को पूरा देखो।